हाँ, वेलकम टू ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़। ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में जटिल मुद्दों को आसान भाषा में प्रस्तुत करा जा रहा है, जो कि आपके एकेडमिक डिस्कशन, आपके मेंस आंसर राइटिंग और आपके प्रीलिम्स में भी लाभदायक रहेगा। इसी मुद्दे में आज 13वां पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा 2-3 दिन पहले ही रिलीज्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पर, जिसके तहत उन्होंने भारत की जनसंख्या पर एक बड़ा आकलन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है फर्टिलिटी का? 2.1 क्यों होता है, और इसका 2.1 से कम हो जाना, इसके भविष्य में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या कारण रहे कि भारत का फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी नीचे आकर 1.9 पर पहुंच गया है। एक एक करके इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। So, as you can see on the screens behind me, it is mentioned that India's total fertility rate has fallen below 2.1 and has reached 1.9. Now, what is total fertility rate? होता क्या है ये TFR? तो एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है, इसी को हम कहते हैं उस देश का TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। उदाहरण स्वरूप 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में महिलाएं औसत 2.3 बच्चों को जन्म देती थी अपने प्रजनन काल में, अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में। अब बात यह कि 2.3 कैसा आंकड़ा है? या तो 2 बच्चों को जन्म देंगे या 3 बच्चों को जन्म देंगे। 2.3 बच्चों को जन्म देते हैं तो आप ना इसको थोड़ा फ्रैक्शन के तौर पे समझिएगा कि जब 10 महिलाओं को लिया जाता है तो औसत उनके 23 बच्चे पाए जाते हैं। इसका मतलब एक महिला औसत 2.3 बच्चों को जन्म देती है। ये भारत का फर्टिलिटी रेट था। हमारा एम था पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत कि हम हमारे TFR को कम करके 2.1 पर ले आएं। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? एक महिला, मान लीजिए माता जी और पिताजी, जब 2011 में अपना पृथ्वी का जीवन छोड़कर जाते हैं तो 2.3 बच्चों को छोड़ जा रहे थे, राइट? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2 लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं, उसकी जगह पर 2.3 लोग नए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। ये भारत का फर्टिलिटी रेट था। हमने बोला कि यार हम पॉपुलेशन को स्टेबल रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब ये 2 लोग स्वर्ग सिधारें तो इन्हें रिप्लेस करके 2 बच्चे पृथ्वी पर मौजूद हों। मतलब हमारा एम होना चाहिए था कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पहुंच जाए। लेकिन उसमें एक समस्या हो सकती है कि कुछ बच्चों की मृत्यु भी होगी, तो इस मृत्यु को कैसे एकोमोडेट करें? तो हमने बोला हमारा टारगेट होगा 2.1, कि जब 2 माता पिता, मतलब एक माता एक पिता, 2 लोग इस पृथ्वी को छोड़ें, उससे पहले वो 2.1 बच्चों को जन्म देकर चले जाएं। अब इसमें से कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो जाएगी, तो 2 लोग जब पृथ्वी को छोड़ेंगे वो 2 लोग को औसत रिप्लेस उनके बच्चे कर चुके होंगे। दैट्स वाई आवर एम वॉज टू हैव अ टोटल फर्टिलिटी रेट एट द रिप्लेसमेंट लेवल, की पॉपुलेशन जो जा रही है स्वर्ग में उसको रिप्लेस कर सकें 2 लोग। एंड द टारगेट ऑफ TFR वॉज 2.1। अब आपको समझ में आया होगा इसी TFR 2.1 को रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन विदाउट क्रिएटिंग अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो आवर एम वाज टू हैव अ TFR ऑफ 2.1, बट हमने उम्मीद से बेहतर काम करा है यहाँ भी, और ये जो 2.1 था इससे भी नीचे चला गया है भारत का TFR। इट हैज रीच 1.9। अब ऐसा सोचो, जब माता और पिता स्वर्ग सिधारेंगे तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज 2 पीपल। व्हेन दे विल मूव आउट ऑफ अर्थ, दीज विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली 1.9 चिल्ड्रन। मीन्स इन अ वे 10
women are giving birth to 19 children. In a way, when mom and dad leave this earth, two people leave the earth, and then they are not exactly replacing the population. Population of 2 is getting deducted, but only 1.9 is getting added. It has implications on our population levels in future. This will have implications on our population levels in future. I hope you got this point. This is the initial thing which I have displayed here. As per United Nations Population Fund 2025 report, India's total fertility levels have fallen even below the replacement levels of 2.1, and India's fertility rates are now 1.9. This will have an impact on our demographic transition. Let us look into some historical facts. We'll be also talking about the world fertility, world population. In 1950, if the world's population was 100 people, currently it is 300. What it means? From 1950, India's world's population, India नहीं, यहाँ world की बात कर रहा हूँ. From 1950, the population has reached 3x levels. मतलब जितने लोगों को ये प्लैनेट 1950 में सपोर्ट कर रहा था, आज उससे 3 गुना लोगों को सपोर्ट कर रहा है. भाई रिसोर्सेस का क्रंच तो होगा, तेल की कमी तो होगी, लोहे की कमी तो होगी, एक्सेट्रा. तो 3 गुना पॉपुलेशन हो चुकी है. 1950 में दुनिया की जो फर्टिलिटी रेट था, औसत दुनिया का फर्टिलिटी रेट वो 5 था. मतलब एक महिला औसत 5 बच्चों को, दुनिया का एवरेज है, भारत का अगली स्लाइड में आएगा, एक महिला औसत 5 बच्चों को जन्म देती थी. Current fertility rate has substantially fallen. It has reached 2.25. एक महिला दुनिया में औसत 2.25 बच्चों को जन्म देती है. I hope you got the point. भारत की बात करें तो 1960 में भारत की जनसंख्या थी 43 करोड़. Here you can see. और जो फर्टिलिटी रेट था वो था 6. एक महिला औसत 6 बच्चों को जन्म देती थी. आता है 2022 और 2022 में हमारे पास डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, NFHS 5. उसके तहत भारत का फर्टिलिटी रेट 2 पहुंच चुका था. सेंसस 2011 के अनुसार ये 2.3 के आसपास था. 2022 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ये 2 पहुंच गया था. मतलब 2022 में एक महिला औसत 2 बच्चों को जन्म दे रही थी. यूएन पॉपुलेशन फंड की 2-3 दिन पहले आई रिपोर्ट का कहना है भारत की जनसंख्या 43 करोड़ जो 1960 में थी, 2024 में 146 करोड़ पहुंच गई है, और फर्टिलिटी रेट फर्दर डिक्लाइन होकर 1.9 हो गया है. अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. एक महिला औसत 1.9 बच्चों को ही जन्म दे रही हैं. क्या कारण रहे कि भारत का फर्टिलिटी रेट हैज रिड्यूस्ड? अब इसको बहुत प्रैक्टिकली सोचना है, बिना किसी बहुत बड़े एकेडमिक ताने बाने के. तो ऐसा क्या था 1960 में कि 1960s में कि भारत का TFR 6 था, एक महिला औसत 6 बच्चों को जन्म दे रही थी. तो let us think practically, then we will move to more academic discussion. The thing was, जब खराब स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं तो ये फैमिली को पता होता है कि ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से कुछ तो मरी जाएंगे. चाइल्ड मोर्टैलिटी ज़्यादा थी, हेल्थ केयर सुविधाएं खराब थी. दैट्स वाई दे टेंडेड टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, एंड एज दे प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन द TFR केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. लेकिन अगर ऐसी सुविधा दी जाए कि भाई जो बच्चे पैदा होंगे वो वाकई में जीवित भी रहेंगे, तब ह्यूमन बीइंग अ रेशनल एंटिटी, मानव एक सोचने समझने वाला जीव है, वो खुद से ही कम बच्चे पैदा करने का प्रयास करेगा. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यों ज्यों बेहतर होती चली गई, ज्यों ज्यों मैटरनल मोर्टैलिटी कम हुई, जो जो बच्चों की मृत्यु दर कम हुई, कम बच्चे मरेंगे तो फिर माता पिता भी कम बच्चे
पैदा करेंगे। जब पता है कि यार 10 पैदा करेंगे 4 तो मर ही जाएंगे, तो बेटर है 11 पैदा कर लो। बट विथ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मृत्यु दर बच्चों की कम हुई, तो माता पिता ने बच्चे भी कम पैदा करना शुरू करा। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड कि बेटर हेल्थ केयर एक्सेस लीड्स टू रिड्यूस्ड TFR, एक महिला कम बच्चों को जन्म देगी। दूसरी चीज एजुकेशन, जो जो महिलाओं को अधिकार मिलते हैं, जहां जहां महिलाओं को अधिकार मिलते हैं, वो खुद बेहतर निर्णय ले पाती हैं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। जहां महिलाओं को अधिकार नहीं होते, जहां पुरुषों को अधिकार होते हैं इस बात का निर्णय करने के कि फैमिली में कितने बच्चे होंगे, आमतौर पर वहां ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। भारत में जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा, जैसे जैसे महिलाओं का लिटरेसी रेट बढ़ा, जैसे जैसे महिलाओं का फीमेल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन, महिलाएं काम काजी हुई, वैसे वैसे भी TFR कम होता चला गया। महिलाओं को अधिकार मिले अपने निर्णय स्वयं लेने के, जहां महिलाओं को अधिकार होता है वहां कम बच्चे पैदा होते हैं। अमीरी भी एक कारण है, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना भी एक कारण है कि TFR कम बच्चे पैदा होते हैं। आप आपके आसपास देखेंगे, कोई कॉलोनी है, वहाँ कोई लेबर है, उस लेबर के आमतौर पर 4-5 बच्चे होंगे, लेकिन जो कॉलोनी में वेल ऑफ पॉपुलेशन है उनके कम बच्चे होंगे। इसको कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से एक पजल के रूप में प्रस्तुत करा था। उनका सवाल था कि आपको क्या लगता है, इस व्यक्ति की गरीबी का कारण ज्यादा बच्चे हैं, या ज्यादा बच्चे होने के कारण ये गरीब है, या ये गरीब है इसलिए ये ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है? तो सेकंड इज द राइट आंसर एज पर कार्ल मार्क्स। उनका कहना था भैया आप उसे इस तरीके से मत समझिए कि भाई तू गरीब इसलिए है क्योंकि तूने ज्यादा बच्चे पैदा करे हैं। गलत बात। कार्ल मार्क्स की थ्योरी कहती है कि भाई वो गरीब है इसीलिए उसको जरूरत है ज्यादा हाथ कमाने के मिले उसे, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। अगर आप उसकी गरीबी निवारण के लिए कुछ कदम उठा सकें, उसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी दे सकें, तो वो कम बच्चे पैदा करेगा। इसीलिए हम कहते हैं ज्यों ज्यों पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जो जो अमीरी आती है, वैसे वैसे उस देश का TFR आमतौर पर गिरता है। तो ये कुछ कारण है भारत में फर्टिलिटी रेट्स के डिक्लाइन होने के, महिलाओं द्वारा कम बच्चे पैदा करने के। भारत में अगर हम एक राज्य दर राज्य आकलन करें तो आपको दिख रहा है बिहार टॉप कर रहा है, और बिहार हैज 2.98 TFR, वन अमंग द हाईएस्ट इन इंडिया। Second is of Meghalaya, third is of Uttar Pradesh, then we have Jharkhand, then we have Manipur, और औसत भारत का आ जाता है, एग्जैक्ट बोलूं तो 1.9, राउंड फिगर में बोल दूं तो 2। भारत का एज स्ट्रक्चर क्या है? इसका मतलब कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कौन से एज ग्रुप में है। भारत एक बहुत ही यंग देश है। यंग देश मतलब भारत में अगर 100 लोग हैं तो जो 65 लोग हैं, लगभग 68 टू बी वेरी एग्जैक्ट, 100 की अगर जनसंख्या है तो 68 लोग 15 से 64 वर्ष की उम्र में है। ये कामकाजी उम्र होती है, और जब जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा कामकाजी उम्र में होता है, ये देश के लिए एक मुनाफे का सौदा है। क्यों? क्योंकि देश के पास ज्यादा हाथ हैं जो कमाएंगे, जो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ज्यादा प्रोडक्शन से GDP बढ़ेगी, नई नौकरियां मिलेंगी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, परिवार में खुशहाली, अमीर होने के मौके। तो इसीलिए वो देश जिसकी आधे से ज्यादा जनसंख्या कामकाजी उम्र में होती है, भारत में तो आधे से बहुत ज्यादा 68% ऑफ पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज, वो देश एक मुनाफे के सौदे पर बैठा है। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड मतलब मुनाफा, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक।
तो एक ऐसा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फिलहाल भारत के पास है जहां 68% पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज। कमाल की बात है। लेकिन वक्त हमारे पास कम है। क्यों? क्योंकि 40 साल बाद ये जो आज कामकाजी उम्र है ये बूढ़े हो जाएंगे, ये एल्डरली हो जाएंगे, तब ये काम नहीं कर पाएंगे। तब हमें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा निर्भर होगा, वो कमाएगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि आज ये जो थोड़ा बहुत 30-40 साल हमारे पास है, इस वक्त का इस्तेमाल करा जाए और अमीरी पाई जाए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वी नीड टू गेट रिच बिफोर वी गेट ओल्ड। हम बूढ़े हों उससे पहले जरूरी है कि हम अमीर हो जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को अच्छी नौकरियां मिले, लोगों को स्किल सेट मिले, वरना बचपन गरीबी में बीता, जवानी कामकाज में बीती और बुढ़ापा फिर गरीबी में बीतेगा। भारत के पास 30-40 साल हैं जहां अमीर होने का मौका है। दुनिया में अधिकतर देश, चाहे वो यूरोप हो, जापान हो, यूएसए हो, उन्होंने अपनी अमीरी कुछ इसी पॉपुलेशन के ढांचे पर पाई है जहां उनकी अधिकतर जनसंख्या कामकाजी थी। भारत के पास ये मौका आज है, हमेशा नहीं रहेगा। इसे फिजूल बात में अगर गवा दिया तो बुढ़ापा गरीबी में कटेगा। 25% जनसंख्या 14 साल से कम बच्चों की है, मतलब ये भविष्य की वर्कफोर्स बनेंगे। और मात्र 7% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 65 ईयर्स। तो हमारे निर्भर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत कम है। ये भी एक अच्छी बात है फिलहाल कि ज्यादा लोग काम करने वाले हैं और निर्भर लोग कम हैं। लेकिन ये मुनाफा प्रकृति हमेशा नहीं देती, प्रकृति धीरे धीरे बूढ़ा बना देगी। इसलिए अमीर बनना ज्यादा जरूरी है, जल्दी अमीर बनना भी जरूरी है। आपको उम्मीद है भारत का एज स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। भारत के टीएफआर में जो हमने गिरावट की बात करी, उसका एक प्रमुख कारण यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी है। भारत में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल और उसका प्रचलन बढ़ा है, जो अच्छी बात है। ये फैमिली प्लानिंग के लिए एक अहम कड़ी होती है। जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का डेटा कह रहा है कि 51% ऑफ द वुमेन in this age bracket 15 to 49 use contraceptives and 68% of the married women use contraceptive. This is a good situation as it helps in family planning. And sterilization is one of the preferred method for contraception. Family size ideal क्या है? 2 बच्चों से ज्यादा मात्र 12% महिलाएं ही चाह रही हैं, और 2 बच्चे 41% ऑफ द वुमेन इन इंडिया प्रेफर 2 चिल्ड्रन। 1 चाइल्ड और नन, हाँ इसका प्रचलन बढ़ा है, और खास तौर पर शहरी इलाकों में लोग चाह रहे हैं कि या तो एक ही बच्चा हो या फिर बिल्कुल भी बच्चे ना हो। इसको एक फिनोमिना के तौर पर भी आप आपकी सोशियोलॉजी की किताबों में पढ़ते होंगे, उसको कहते हैं डिंक फिनोमिना। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अर्न एंड दे वांट नो किड्स, तो डबल इनकम नो किड्स फिनोमिना धीरे धीरे ये भी भारत में देखने को मिल रहा है। एक और कारण यूएन पॉपुलेशन फंड ने प्रस्तुत करा है कि क्यों भारत में टीएफआर कम हुआ है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, अच्छी बात है। महिलाएं कामकाजी हुई हैं इसलिए कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छी बात है। महिलाओं को ऑटोनॉमी, अधिकार मिला है कि वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं या नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक खराब बात भी है कि महिलाएं और पुरुष दोनों कई बार इसलिए भी कम बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। उसी को डेटा में प्रस्तुत करा गया है। 38% ऑफ इंडियन रिस्पोंडेंट्स, उन्होंने जिन लोगों का सर्वे करा उसमें से 38% क्या कह रहे हैं कि भाई पैसे की कमी के कारण हम कम बच्चे या बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहेंगे। और ऐसे ही 28% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि भाई बेरोजगार हूं, जॉब सिक्योर नहीं है, इसलिए भी मैं फैमिली प्लानिंग में लगा हुआ हूं और कोई बच्चे नहीं चाह रहा फिलहाल। दिस नीड्स टू चेंज।
इसके सहारे अगर हम अपने TFR को गिराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये अच्छी स्थिति नहीं है. दिस डजंट लीड्स टू अ क्वालिटी लाइफ. महंगाई, और एक और मुद्दा लोगों ने अपने जवाब में कहा है कि भाई शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगी हो गई है, तो या तो हम कम बच्चे, एक बच्चा रखेंगे, या फिर हम बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे. ये भी एक कारण हो सकता है भारत में TFR के गिरने का. फैमिली भी इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा जवाब मिला है सर्वे में कि कई बार फैमिली के निर्णय कपल्स मानते हैं और कम बच्चे या ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं. और 14% जो रिस्पोंडेंट्स थे उनका कहना था कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमारे डॉक्टर ने हमें फैमिली प्लानिंग के लिए सुझाव दिया है, इस कारण से हमने कम बच्चे पैदा करे हैं. TFR भारत का इस कारण से भी कम हुआ है. भविष्य में भारत की जनसंख्या किस ओर जा सकती है? फिलहाल UN पॉपुलेशन फंड के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ है. ये 170 करोड़ पे जाएगी. कब तक? लगभग 2064 तक. इसके बाद इसमें कमी आने लगेगी. तो UN पॉपुलेशन फंड कह रहा है कि 2064 तक हम 170 करोड़ होंगे, उसके बाद जनसंख्या में गिरावट होगी. सरकार के लिए इससे क्या इम्प्लीकेशंस हैं? सरकार को चाहिए कि भाई एजुकेशन का स्तर और बेहतर कर दे, हेल्थ केयर की सुविधाएं अफोर्डेबल और बेहतर दी जाए, इकोनॉमिक बैरियर्स कम हो, ऐसा ना हो कि लोग बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट या महंगाई के कारण कम बच्चे पैदा कर रहे हैं. ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा. और एक वक्त आएगा जो आज की यंग पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होगी. इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉपुलेशन जो भविष्य में बूढ़ी होगी उसके लिए आज से ही तैयारी करी जाए और अस्पताल, एल्डरली केयर सिस्टम्स ये बनाए जाए. एक मेडिकल फील्ड बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, वो है बूढ़ों की देखभाल, जो हमारे एल्डरली हैं उनकी देखभाल. इसी को हम कहते हैं जीरियाट्रिक्स केयर. इट इज़ अ बिग डोमेन इन मेडिकल फील्ड नाउअडेज. क्यों? क्योंकि भविष्य में बड़ी जनसंख्या बूढ़ी होगी. भविष्य में मतलब से 50-60 साल बाद, लेकिन उसके लिए तैयारी आज से शुरू करनी है. यही ये पॉइंट कह रहा है कि नीतिगत तौर पर सरकारों को इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है. कुल मिलाकर अंतिम निष्कर्ष यह है कि भारत ने अपनी जनसंख्या को धीमी गति से बढ़ाने का गजब का काम करा है, बिना किसी दमन के, जो कि चाइना ने करा है. चाइना ने दमन पूर्वक तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और आज उनकी डेमोग्राफी तबाह है, उनका सोशल स्ट्रक्चर परेशान है, साइकोलॉजिकल बर्डन्स हैं वहां पर. भारत ने बिना किसी दमनकारी नीति को अपनाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए अपनी जनसंख्या को धीमी गति से बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है. यही सफलता बनी रहे, इसलिए ज़रूरी है कि भविष्य में भी जो मैंने पॉलिसी डोमेन्स बताए उस पर सरकारें काम करें. शिक्षा, स्वास्थ्य, एल्डरली केयर और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. आई होप UN पॉपुलेशन फंड का क्या कहना है भारत के कंटेक्स्ट में, टोटल फर्टिलिटी रेट्स क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स क्या होते हैं, भारत 50 साल बाद कहाँ पहुँचेगा, कितनी जनसंख्या होगी, भारत में जनसंख्या की गति में गिरावट का कारण क्या है, ये सब मुद्दे आपको समझ में आए होंगे. ऐसे ही और मुद्दों के साथ E4 इकोनॉमिक्स सीरीज में आपसे फिर मिलेंगे. धन्यवाद.